दोस्तों, 4 PM की देश के बाद कार्यक्रम में आप सभी साथियों का स्वागत है। रोज संजय जी और मैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं और मुझे खुशी है उस बातचीत को आप सब लोग बहुत सराहते हैं। आज संयोग से संजय जी हमारे साथ नहीं है, आज केवल मैं आपके साथ बातचीत करूंगा और ये बातचीत कुछ अपने निजी जीवन से संबंधित बातचीत होगी। शुरुआत मैं वहां से करूंगा। मैं रोज सवेरे उठता हूं, लगभग पिछले 40 साल से सवेरे उठकर मेरा पहला काम ये होता है कि मैं कई अखबार पढ़ता हूँ। कम से कम 5 या 6 अंग्रेजी के अखबार पढ़ता हूँ, 2 या 3 हिंदी के अखबार पढ़ता हूँ और इसमें करीब मेरी दिनचर्या के शुरुआती 2-3 घंटे खर्च होते हैं। मैं इन अखबारों में लिखता भी हूँ और अखबारों में दूसरों का लेखन पढ़कर समाज और राजनीति में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हासिल करता हूँ। मुझे काफी ज्ञान मिलता है इन अखबारों से और मैं जितने भी शोधार्थी मेरे पास आते हैं, जिन्हें पत्रकारिता में दिलचस्पी होती है, जो समाज विज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं, उन सबसे मैं कहता हूँ कि रोज सवेरे उठकर अखबार पढ़ा करो। एक अखबार तो कम से कम पढ़ो ही, उसका संपादकीय पृष्ठ पढ़ो और हो सके तो एक से ज्यादा अखबार पढ़ो। बहरहाल मेरी सलाह कितने लोग मानते हैं कितने नहीं मानते ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रोज अखबार पढ़ने से बहुत फायदा हुआ। अब देखिए, आज सवेरे जब मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था, हिंदी का देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार है, केवल हिंदी का ही नहीं, देश की किसी भी भाषा का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार दैनिक भास्कर है। संयोग से मैं खुद भी दैनिक भास्कर में नियमित रूप से लिखता हूँ। हर 10-12 दिन में मेरा एक लेख दैनिक भास्कर में प्रकाशित होता है। आज भी मेरा लेख ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन की जो गड़बड़ियां हैं उसके बारे में प्रकाशित हुआ है, लेकिन मेरी दिलचस्पी उस लेख के बारे में बताने की नहीं है। मेरी दिलचस्पी यह है कि आज के दैनिक भास्कर का संपादकीय क्या है और उस संपादकीय को पढ़कर मुझे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत छोटा सा संपादकीय है। अगर ये संपादकीय मैं आपको पढ़कर सुनाऊं तो मुश्किल से इसमें 1.5 या 2 मिनट लगेगा। मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे मुंह से ये संपादकीय सुन लें। इससे जो मैंने दिशा प्राप्त की, मैंने इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है वो समझा। मैं चाहता हूं कि वो बात आप तक भी पहुंचे। देखिए, ये बहुत छोटा संपादकीय है। इसका शीर्षक है सभापति पर अविश्वास के मायने क्या है। यह अविश्वास शब्द जो है इन्वर्टेड कॉमास में है। अब आप सुनिए, दैनिक भास्कर ने, जो देश का सबसे बड़ा अखबार है, किसी भी पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं है, किसी भी नेता का समर्थक या विरोधी नहीं है, वो सभापति पर अविश्वास के मायने क्या है शीर्षक से क्या कौन सी राय दे रहा है। ये संपादक की अपनी राय है, क्योंकि जब मेरा लेख इसमें छपता है नीचे लिखा होता है ये लेखक के अपने विचार है, लेकिन ये विचार दैनिक भास्कर के विचार हैं। दैनिक भास्कर, जिसको करोड़ों करोड़ों हिंदी भाषी, हिंदी के पाठक रोज सुबह पढ़ते हैं। देखिए, भास्कर क्या लिखता है। सभापति कौन है? सभापति है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा के सभापति भी है। वो क्या लिखते हैं दैनिक भास्कर, उनके इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या लिखता है, ये देखकर आपको पता चलेगा कि देश की राजनीति किधर जा रही है, किसका ग्राफ नीचे जा रहा है और किसका ग्राफ चढ़ रहा है। सुनिए, संख्यात्मक रूप से सबल विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का उपक्रम शुरू किया है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा, जो राज्यों की परिषद भी है, के पदेन सभापति होते हैं। चूंकि इनका चुनाव राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर करती हैं, लिहाजा इनके हटाए जाने के लिए 3 शर्तें हैं। प्रस्ताव राज्यसभा में पेश हुआ हो, जहां सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत इसे पारित करे, लोकसभा इसे अनुमोदित करे और संख्या का बहुमत लोकसभा इसे अनुमोदित करे और अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस 14 दिन पहले दिया गया हो। लोकसभा में विपक्ष अल्पमत में है, यानी प्रस्ताव पारित नहीं होगा, लेकिन जिस सदन के हर सत्र में पीठासीन अधिकारियों विपक्ष के बीच रस्साकशी चल रही हो, उस सदन में पीठासीन अधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होना ही सभापति के लिए असहज स्थिति बना देगा। इस स्थिति का असली कारण यह है, जब सरकार पर हमले होते हैं तो शीर्ष पदों पर बैठे कुछ लोग पद की मर्यादा भूलकर सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। ध्यान कीजिए, जब सरकार पर हमले होते हैं तो शीर्ष पदों पर बैठे कुछ लोग पद की मर्यादा भूलकर सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। यह वही संसद है जहां करीब 153 सांसदों को निलंबित कर अहम विधेयक पारित करा लिए गए थे, या जहां विपक्ष के किसान बिल पर वोट की मांग को अनसुनी कर बिल पारित करा लिए गए। चुनाव के बाद संसद की केमिस्ट्री बदली। नए सदन में सत्रावसान के 2 दिन पूर्व राज्यसभा में विपक्ष के आरोपों पर सांसद निलंबित नहीं किए गए, बल्कि सभापति गुस्से में यह कहते हुए अपनी कुर्सी से उठकर चले गए कि विपक्ष चेयर का अपमान कर रहा है।
यह संख्यात्मक रूप से मजबूत विपक्ष का ही दबाव था कि विवादास्पद वक्फ कानून का मसौदा जेपीसी को सौंपा गया। आने वाले दिनों में संसद में यह गर्माहट कहीं आग न बने, हिंडनबर्ग खुलासा भी आक्रामक विपक्ष के तरकश का नया तीर होगा। अब देखिए, भास्कर कह रहा है कि हिंडनबर्ग खुलासा भी आक्रामक विपक्ष के तरकश का नया तीर होगा। अब मैं आपको एक अंग्रेजी, देश के 2-3 सबसे बड़े अखबारों में से एक अंग्रेजी के अखबार की तरफ ले चलूंगा। हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि बिरला समूह का अखबार है, उसका संपादकीय है, जिसकी मैं ऊपर की केवल शीर्षक और 3 लाइनें आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बुचिस प्रॉपर्टी इरेज ऑल डाउट। जो सेबी की अध्यक्ष हैं माधवी बुच, उनके लिए ये संपादकीय आह्वान करता है, उनसे अपील करता है कि अगर आप अपनी पारदर्शिता साबित करना चाहते हैं, अपनी ईमानदारी साबित करना चाहते हैं, तो जितने भी संदेह आपके कार्यकलापों के ऊपर उठाए गए हैं कि आपने विनोद अडानी से संबंधित ऑफशोर यानी विदेशों में जो फंड्स हैं, उन फंड्स में आपने निवेश किया था और समय रहते आपने उनका खुलासा नहीं किया, बावजूद इसके कि आप अडानी के ऊपर लगाए गए हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच में शामिल थी। तो ये संपादकीय कहता है, हिंडनबर्ग एलिगेशंस अगेंस्ट माधवी पुरी बुच may be wholly baseless but need to be shown as such by an independent probe। यानी साफ तौर पे ये अखबार मांग कर रहा है कि हो सकता है कि हिंडनबर्ग द्वारा माधवी पुरी बुच के ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरीके से आधारहीन साबित हों, लेकिन अगर वो आधारहीन है तो यह बात केवल खंडन करने से नहीं तय होगी, आपने उसका खंडन कर दिया या भारतीय जनता पार्टी आपके समर्थन में खड़ी हो गई, बल्कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के जरिए ये बात साबित की जानी चाहिए। अब जब अखबार, और आज का इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, जो इस देश का दूसरा सबसे बड़ा अखबार है, इसमें पी वैद्यनाथन अय्यर, जो बहुत मशहूर और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी अपने संपादकीय पृष्ठ पे लिखे हुए बहुत ही बेहतरीन लेख में लगभग यही बात अपने शब्दों में और अपने तर्कों के आधार पर कही है। कांग्रेस अब इस प्रश्न को लेकर सड़क पर निकलने वाली है। कांग्रेस संसद में उठाई गई मांग और सड़क पर आंदोलन को दोनों को जोड़ेगी और इस तरीके से देश की राजनीति में एक आर्थिक प्रश्न राजनीति के केंद्र में आएगा। ऐसा बहुत कम होता है। अडानी वाला मसला बहुत पेचीदा मसला है, इसको समझने के लिए एक विशेषज्ञ निगाह की आवश्यकता है। अगर मैं भी आपको विश्वास के साथ इस मसले को समझाना चाहूं तो मैं शायद नहीं मानूंगा कि मैं इस मसले को ठीक से समझा पाऊंगा। सरल भाषा में इस मसले को समझाना मुश्किल है कि किस तरीके से अडानी ने बाहर ले जाए गए पैसे को रूट करके वो वापस लाए और उन पैसे के जरिए अपने शेयरों को आगे बढ़ाया। ध्यान कीजिए, करीब 18 महीने पहले जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी के ऊपर यह आरोप लगा था कि वो फर्जीवाड़ा करके अपने शेयरों की कीमत बढ़ा रहे हैं, कृत्रिम रूप से, नकली रूप से बढ़ा रहे हैं, तब अडानी के शेयर 60% गिर गए थे और चारों तरफ बहुत हंगामा हुआ था। आज उन्होंने उतना बड़ा आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने अडानी को क्लीन चिट देने वाली सेबी के ऊपर, सेबी की सभापति के ऊपर आरोप लगाया है कि उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी जिन ऑफशोर फंड्स को चलाते हैं, उन ऑफशोर फंड्स में उनका भी निवेश था और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस के पन्ने पे एक बहुत बड़ा ग्राफ भी पहले पन्ने में प्रकाशित हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमारे 4 PM के जो सुधी श्रोता हैं वो इन अखबारों के ऊपर भी निगाह डालें, तब वो पाएंगे कि आखिरकार इस देश में चल क्या रहा है। भाई, स्टॉक मार्केट में किसका पैसा लगा हुआ है? स्टॉक मार्केट में हमारे आपके जैसे कई छोटे बड़े निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। उस पैसे के साथ कौन खेल कर रहा है, इस खेल का पता लगाया जाना चाहिए और कांग्रेस लंबे अरसे से ये मांग उठाती रही है। सवाल ये नहीं है कि हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए या किसी हो सकता है किसी ऐसी कंपनी ने जांच करके आरोप लगाए होते जिसका नाम कुछ और होता। मैं हिंडनबर्ग कंपनी का प्रशंसक या समर्थक नहीं हूं। प्रश्न यह है कि जब उसके द्वारा लगाए गए आरोप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो शक पैदा होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था जिस विकृति का शिकार है, उस विकृति का नाम है क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी सरकार की गोद में बैठा हुआ पूंजीवाद। सरकार एक चुनिंदा घरानों को अपनी गोद में बैठाती है और उनको दूसरे घरानों के नुकसान की कीमत पर विशेष किस्म के फायदे पहुंचाए जाते हैं। इसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं।
इसको आप गोदी पूंजीवाद भी कह सकते हैं। देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने इस परिघटना की जांच की है और इस परिघटना की जांच करके ये बताने की कोशिश की है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विकृति है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दरअसल जिन बातों की वजह से नहीं हो पा रहा है, उनमें ये एक बहुत ही प्रमुख बात है। अरविंद सुब्रमण्यम को हम और आप सब जानते हैं। वो मोदी सरकार के 4 या 5 वर्ष तक प्रमुख आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। उन अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने लेख में ये लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डबल ए डिस्टॉर्शन की शिकार है। डबल ए क्या है बताते हैं, अदानी अंबानी डिस्टॉर्शन। कि अदानी और अंबानी को विशेष रूप से प्रोत्साहित करना, उनको ठेके दिलवाना, तरह तरह के काम दिलवाना और ये नीतियों को अचानक बदल देना ताकि इन दोनों घरानों को फायदा हो। इससे जो देश के दूसरे पूंजीपति हैं वो भौचक्के रह जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। यही कारण है कि देश के पूंजीपति अब पैसा होते हुए भी, उनकी तिजोरियां भरी हुई हैं, उसके बावजूद भी वो अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं करते। चूंकि अर्थव्यवस्था में वो निवेश नहीं करते, इसलिए केवल सरकार ही उसके अंदर निवेश करती रहती है। ये वो बातें हैं जो मैं 4 PM के मंच पर और दूसरे मीडिया मंचों पर कई बार कह चुका हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी बातें हैं, इसीलिए नए संदर्भ में एक बार उनको इन बातों को फिर से कहने की जरूरत है। अब ये मसला जो कि विशेषज्ञों के बीच की चर्चा का मसला था, अब संसद से सड़क तक आने वाला है। हम सब लोग बार बार इस मसले की अनुगूंज सुनेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, इसको समझने की जरूरत है। अब मैं आता हूं कि आखिरकार इस देश में 4 जून को जो लोकसभा नतीजे आए और उन नतीजों के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का बहुमत चला गया और 9 जून को सरकार बनी। वो भाजपा की सरकार नहीं थी बल्कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की सरकार थी। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो मोदी सरकार के प्रधानमंत्री नहीं बने बल्कि वो एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री बने और आज उनकी 63 सीटें कम हुई, बहुमत उनके हाथ से चला गया। मैं इसी चीज को हिंडनबर्ग रिपोर्ट और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ जो विपक्ष महाभियोग लाने वाला है उसके साथ जोड़ के बता रहा हूं कि देश का माहौल कितना ज्यादा बदल चुका है। आज का फिर से मैं अखबार का सहारा लूंगा। आज का अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखें तो पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया को पलटते जाइए। टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा विशाल अखबार है, बहुत पन्ने होते हैं उसके अंदर। जब आप 15वें पेज पे पहुंचते हैं, ध्यान कीजिए 15वें पेज पे, तो 15वें पेज के ऊपर वाले कोने में सिंगल कॉलम एक छोटी सी खबर आपको दिखाई पड़ती है। आप उस खबर को आंख लगा गड़ा कर देखिए तो उसमें एक तस्वीर भी लगी हुई है, छोटी सी 1 अंगुल बड़ी तस्वीर, एक उंगली के एक पोर 1 अंगुल जितनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है। वो तस्वीर किसकी है? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छाप के अखबार बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि देश के जंगलों में हाथियों के लिए एक सुरक्षित जगह मुहैया कराने का आश्वासन नरेंद्र मोदी दे रहे हैं ताकि हाथियों को जंगल में आराम से रहने का मौका प्राप्त हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि 4 जून से पहले नरेंद्र मोदी ने यह वक्तव्य दिया होता, वो किसी अखबार के 15वें पेज में बहुत ही नन्ही सी तस्वीर छपाकर छोटी सी खबर के रूप में छपता। वो पहले पन्ने पे होता, उसमें नरेंद्र मोदी हाथी के साथ खड़े होते, एक फोटो अपॉर्चुनिटी पूरी होती और उनकी जबरदस्त तस्वीर उनकी छप रही होती और उसमें एक बड़ा सा हेडिंग होता कि नरेंद्र मोदी को वन्य पशुओं से कितना प्रेम है, उनका जीवन सुखपूर्ण बीते, इसके लिए वो कितना चिंतित हैं। ये सारी चीजें प्रकाशित होती हैं और मोदी जी बाकायदा जंगल सफारी में होते, एक वो हैट लगाए होते, उनके हाथ में एक बड़ा कैमरा होता जिसके अंदर एक बहुत बड़ा तोपनुमा टेली लेंस लगा होता। इस तरीके से उनकी पूरी खबर छपती। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज जब मोदी जी हाथियों के ऊपर वक्तव्य देते हैं तो उसकी चूहे जैसी खबर 15वें पेज के ऊपर छपती है जिसको ढूंढना पड़ता है और अखबारों ने तो इस खबर को छापा ही नहीं। आप जो कमर्शियल टीवी चैनल्स हैं उनका जो गोदी रवैया है उनके ऊपर मत जाइए। वो अभी भी उनमें से बहुत से चैनल मोदी जी का गुणगान करने में लगे हुए हैं। प्रिंट मीडिया पर ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया पर ध्यान दीजिए, जहां से मैं आपको इस वक्त संबोधित कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर ध्यान दीजिए और प्रिंट मीडिया पर ध्यान दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि दरअसल देश के राजनीतिक माहौल में कितना परिवर्तन हुआ है। अब फिर से मैं एक और वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता जो इंडियन एक्सप्रेस के संपादक रह चुके हैं, आजकल एक बहुत बड़ा वेब समाचारों का वेब पोर्टल चलाते हैं, उन्होंने उनका एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल वो भी भास्कर में प्रकाशित हुआ
जिस पन्ने पे मेरा लेख प्रकाशित हुआ है उसी के ऊपर वाले हिस्से में आपको शेखर गुप्ता का लेख मिलेगा। शेखर गुप्ता उस लेख में बड़े दिलचस्प तर्क देते हुए बताते हैं कि इस वक्त देश में वो नैरेटिव चल रहा है जो विपक्ष ने स्थापित किया। विपक्ष ने चुनाव लड़ने के दौरान जो जो बातें कही थी, जो जो मांगे की थी, और जिन मांगों को झूठा कहकर, फालतू कहकर सरकारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने ठुकरा दिया था, वे तमाम मांगे आज एनडीए की सरकार मान चुकी है और उन्हीं मांगों के आधार पर अपनी राजनीति को नियोजित करने की कोशिश कर रही है। ये मांगे क्या है, ये भी देखने की बात है इनको, ये क्योंकि इन्हीं मांगों के आधार पर, ये मांगे इसलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूं क्योंकि इन्हीं मांगों के आधार पर इस देश की राजनीति निकट भविष्य में बनने वाली है। विपक्ष ने चुनावी मुहिम चलाते हुए कहा था कि युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार पैदा करने के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए और उनके प्रशिक्षण की नई योजनाएं बनाई जानी चाहिए। नंबर 2, गरीबों, बेरोजगारों, किसानों को नकदी भुगतान किया जाना चाहिए। सभी बड़ी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए और किसानों के कर्ज माफ किए जाने चाहिए। अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए और उसके आधार पर हर वर्ग को संख्या के अनुपात में सरकारी लाभ दिए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इन बातों की कोई परवाह नहीं की, लगातार इन बातों की वो खिल्ली उड़ाती रही। भाजपा के रणनीतिकार जब चुनाव के दौरान बैठते थे, आपस में चर्चा करते थे, तो महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर वगैरह इन तमाम बातों के ऊपर उनमें चर्चा भी नहीं होती थी। वो तो मान के चलते थे कि मोदी जी ने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया है, वो विष्णु भगवान के अवतार हैं या वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, और उनको तो करीब 350 करीब सीटें मिलनी तय है और 400 पार एनडीए का जाना तय है। जब चुनाव से रिजल्ट से थोड़ा पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और दूसरे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बैठक हुई थी, जब उन्होंने पूछा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की संतान है, कि भाई चुनाव में आपका क्या होने वाला है, तो अमित शाह और मोदी ने उनसे कहा था आप बिल्कुल तय कीजिए, 325 तय समझिए, 325 से कम सीटें तो किसी कीमत पर नहीं आएंगी। मैंने तो यह भी सुना है कि ये सारी तैयारी पूरी कर दी गई थी कि सीटें 325 से 350 के बीच में आएंगी। मोदी जी ने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया है, नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया है, और जैसे ही ये होगा फिर उसके बाद में जब अनंत और राधिका की शादी होगी अंबानी घराने द्वारा, उसमें मोदी जी जाएंगे एक शानदार आध्यात्मिक सी लगने वाली पोशाक पहनकर, सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठेंगे, ईश्वर की तरह उनकी पूजा होगी और धीरे धीरे उनके मंदिर तमाम बनने शुरू हो जाएंगे। एक अयोध्या में राम मंदिर बना है, इसी तरह मोदी का भी एक विशाल मंदिर बनेगा, और मैंने टीवी पर भी कहा था, फिर मोदी जी स्वयं उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और किसी की तो हिम्मत नहीं है। मैंने कहा था केवल 2 ही लोग मोदी जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, एक तो स्वयं मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप, जो मोदी जी के अभिन्न मित्र हैं, वो कर सकते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि वो सारी की सारी योजनाएं इस देश के मतदाताओं ने बेकार कर दी। ये मेरा सब अंदाज है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास कोई बहुत तथ्य है और कोई सबूत है इस बात का, लेकिन मेरा अनुमान है। ये तो एक जानी मानी बात है कि मोदी जी ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहा था। ये भी एक जाने मानी बात है कि मोदी जी ने कहा था कि 300 आरएसएस राष्ट्रीय कहा था कि 325 से कम सीटें नहीं आएंगी। ये दोनों तथ्य हैं, लेकिन चुनाव नतीजे के बाद का सिनारियो क्या होगा, बाद का नजारा क्या होगा, ये वोटरों ने कल्पित किया। वोटरों ने कहा कि भाई हमें हिंदू धर्म में पहले ही से बहुत सारे देवता और भगवान है, हमें नया भगवान नहीं चाहिए। और जैसे ही वोटरों ने सोचा कि हमें नया भगवान नहीं चाहिए, वैसे ही मोदी जी धरती पर आ गए। तो ये एक ऐसी स्थिति है। अब देखिए, मोदी जी केवल 63 सीटें खोने के बाद आज ऐसा लगता है कि मोदी जी के पास कोई रणनीति नहीं है, कहने के लिए कोई नई बात नहीं। अभी एक दिन मैं एबीपी चैनल पर संदीप चौधरी के कार्यक्रम में इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो बजट सत्र हुआ, इस बजट सत्र में किसका हाथ भारी रहा, कौन आगे रहा, विपक्ष आगे रहा कि सत्ता पक्ष आगे रहा। बड़े बड़े पत्रकार मेरे साथ थे, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, इनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वो उस कार्यक्रम में थी। उस कार्यक्रम में मेरे मित्र विनोद अग्निहोत्री थे, जो बड़े प्रखर पत्रकार हैं। इस कार्यक्रम में बहुत ही अनुभवी प्रभु चावला थे इस कार्यक्रम में। तो जब हम लोगों से पूछा गया कि भाई आप बताइए आपका क्या आकलन है, तो नीरजा चौधरी हो, प्रभु चावला हो, सब लोगों का ये कहना था
हमारे मित्र प्रोफेसर संजय कुमार थे, जो देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक हैं और जो चुनाव शास्त्र है उसके विद्वान हैं। सब लोगों का कहना ये था कि जो बजट सत्र है उसके अंदर विपक्ष का हाथ भारी रहा, विपक्ष सत्ता पक्ष पे हावी रहा, वो आक्रामक रहा, सत्ता पक्ष लगातार बचाव की मुद्रा में रहा और सत्ता पक्ष के पास कहने के लिए कोई भी नई बात नहीं थी। प्रयोगशाला ने यहां तक कहा कि मैंने कभी भी सरकारी पार्टी में नए विचारों का इतना अकाल नहीं देखा। तो आप इससे अंदाजा लगा, नीरज चौधरी कहना था कि कुछ भी नहीं है, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और इससे लोग बिल्कुल बोर हो चुके हैं। लोगों को गर्व है कि एक हम अयोध्या में राम मंदिर बना, इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर बन गए। यानी उनका कहना था कि अब अभी फिलहाल तो हिंदू बनाम मुसलमान जो कर रहे हैं ये लोग, उसका कोई वोटरों पर असर नहीं पड़ने वाला है। अब भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा, आज की स्थिति तो इस तरह की नहीं है। ये देश के वरिष्ठतम पत्रकारों का अनुमान है। इनमें से कोई भी पत्रकार ऐसा नहीं है जो किसी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रहा हो, कोई भी पत्रकार ऐसा नहीं है जो कोई भाजपा विरोधी पत्रकार हो। सारे लोग बड़े संतुलित और वरिष्ठ बातचीत करने वाले पत्रकार हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस देश की राजनीतिक हवा पूरी तरीके से बदल गई है। आप अखबारों को पढ़िए, आप ढंग के टीवी चैनलों को देखिए, आप सोशल मीडिया को देखिए, हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा कि मोदी जी की तस्वीर घटते घटते, जो पहले पन्ने पर 2 या 3 कॉलम की छपती थी, घटते घटते अंगुल भर की रह गई है। और संसद से सड़क तक अब हिंडनबर्ग गूंजने वाला है। संसद से सड़क तक अब अग्निवीर गूंजने वाला है। संसद से सड़क तक अब एमएसपी की मांग गूंजने वाली है। मोदी सरकार को सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आने वाला भविष्य मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़े संघर्ष की घोषणा कर रहा है। अगर वो सुन सकते हैं तो वो इस बात को सुन लें। धन्यवाद। आज बस इतना ही।